बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी। आज हम ये देखेंगे कि बॉन्ड एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी के अंदर बेसिक फ़र्क कौन सा होता है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बॉन्ड एनर्जी को। डिस्कस करते हैं बॉन्ड एनर्जी को। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो हमें ज़रूरत होती है टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड। एक मोल बॉन्ड को जब हम तोड़ें, उसमें से जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उस एनर्जी को हम क्या नाम देते होते हैं? बॉन्ड एनर्जी का। वो किसी भी सब्सटेंस के लिए हो सकती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स, किसी भी कंपाउंड के लिए हम कर सकते हैं, फॉर एनी काइंड ऑफ स्पीशीज के लिए। लेकिन उनके लिए हमारे पास एक शर्त होती है, वो क्या है? फेस। कि उनके लिए जो फेस होना चाहिए वो कौन सा होगा? गैसियस। तो गैसियस फेस के अंदर जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी किसी भी काइंड के किसी भी काइंड को तोड़ने के लिए, लेकिन उसके कंटेंट कितना होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए। वो हमारे पास क्या कहलाएगी? बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड। कि वो एनर्जी जो हमें ज़रूरत होती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, लेकिन उसकी जो फ्यूजन होगी वो क्या होना चाहिए? होमोलाइटिकली प्रोसेस। तो बॉन्ड एनर्जी जो हमारे पास होती है, हम उसको दूसरे लफ्ज़ों में बॉन्ड स्ट्रेंथ का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि वो हमें ये बताता होता है कि वो जिस काइंड की स्पीशीज पड़ी है उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। तो इसलिए हम उसको बॉन्ड स्ट्रेंथ के लफ्ज़ों में भी इस टॉपिक को नाम देते हैं। ICL की। तो ICL के लिए हम ये ढूंढते हैं कि बॉन्ड एनर्जी हम थ्योरेटिकली किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा कैलकुलेशन सीखते हैं। हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी होती है किसी भी H2 मॉलिक्यूल के लिए, वो होती है 436 किलो जूल। यानी कि हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में इन द एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल, जो कि 1 मोल की बात कर रहे हैं ना, दिस इज़ फॉर 1 मोल। तो चूंकि 1 मोल की बात हो रही है तो उसके अंदर एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल होंगे, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 फॉर एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल इज इक्वल टू 436 किलो जूल। अब हमें चाहिए सिर्फ एक बॉन्ड की, हमें पूरे एक मोल की नहीं चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ एक एच के दरमियान जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, फॉर 1 मोल ऑफ फॉर 1 एच बॉन्ड इट इज़ गिवन एज 436 को डिवाइड कर देंगे उसके एवोगाड्रो नंबर के ऊपर, तो हमें उसकी कैलकुलेशन मिल जाएगी। अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी है सिर्फ और सिर्फ सिंगल एच बॉन्ड की। ठीक हो गया। अब सिमिलरली हम बॉन्ड एनर्जी फाइंड करते हैं क्लोरीन के लिए भी, क्लोरीन के मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि यहाँ पे H भी है और Cl भी है। तो हम फाइंड करते हैं एक H की कितनी होगी और एक Cl की कितनी होगी। तो इसलिए हमने Cl2 मॉलिक्यूल लिया, उसकी ब्रेकेज हमने चेक की, फॉर 1 मोल के लिए, एक मोल के लिए उसकी कितनी एनर्जी थी? 242 किलो जूल पर मोल थी। सिमिलरली हम कहते हैं कि हमें एक मोल की नीचे फॉर सिंगल Cl बॉन्ड की चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, एवोगाड्रो नंबर के ऊपर उसको डिवाइड कर देते हैं। तो उससे हमें कैलकुलेशंस मिल गई 40.19 क्रॉस 10 की पावर -23 किलो जूल। तो ये एनर्जी हो गई किसके लिए? Cl सिंगल बॉन्ड के लिए। अब हमें Cl सिंगल बॉन्ड की एनर्जी और वह H की बॉन्ड की एनर्जी तो फाइंड हो गई है। अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि सिर्फ एक हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी है और एक क्लोरीन की एनर्जी कितनी है। एनर्जी और सिंगल क्लोरीन की एनर्जी हम इस तरह फाइंड कर देंगे कि जो हमने H के लिए बॉन्ड एनर्जी फाइंड की है, अगर हम उसके ऊपर 2 डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 2, तो हमें जो एनर्जी मिलेगी वो किस चीज़ की होगी? फॉर H, सिंगल H के लिए। और यहाँ पे जो इसकी एनर्जी होगी, सिमिलरली हम 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो उससे जो हमें एनर्जी मिल जाएगी वो भी हमारे पास क्या है? एक क्लोरीन की एनर्जी है। तो अब इस तरीके से हमें हाइड्रोजन की भी एनर्जी फाइंड हो गई, Cl की एनर्जी भी फाइंड हो गई, तो हम HCl की एनर्जी इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये H इसको प्लस कर देते हैं, हम कहते हैं कि Cl के साथ, ये H के लिए, ये Cl के लिए हमने प्लस किया, ऐड किया इनको, और ये हमें एनर्जी मिल गई। तो ये हमारे पास एक ICl मॉलिक्यूल की एनर्जी है। अब हम फाइंड करने कहते हैं कि अगर हमारे पास 1 मोल ICl हो तब उसकी एनर्जी क्या होगी। तो जाहिर सी बात है, उसके लिए हमने एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एनर्जी हमारे पास कितनी आ रही है? 338.9 किलो जूल। ये हमारे पास 1 मोल ICl की बॉन्ड एनर्जी होगी। लेकिन ये कौन सी है? थियोरेटिकल वैल्यू है इसकी। इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कौन सी होती है वो हम अब आगे देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वो हमारे पास है 431 किलो जूल। अब ये 431 किलो जूल इसकी एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन थ्योरेटिकल जो हमने फाइंड किया है वो तकरीबन 338.93 होती है, या 9 हम सिर्फ लिखते हैं।
तो उसके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो हम फाइंड करते हैं कि 92.07 है। ये इन दोनों के दरमियान थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल के दरमियान डिफरेंस है। ये डिफरेंस ये चीज़ शो करता है कि यहाँ पे जो होमोलैटिकल फ्यूजन का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है वो बिल्कुल इक्वली डिवाइड नहीं होती है। उसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चूँकि हैलोजन्स हमारे पास जो हैं वो ज़रा स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेती हैं अपनी तरफ पुल कर लेते हैं। जब वो अपने आप को इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेते हैं अपनी तरफ, तो उनकी एनर्जी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इक्वली डिवाइड है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, ये थोड़ा सा इस तरफ ज़्यादा होते हैं। तो जब ये इस तरफ ज़्यादा होती हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव स्लाइटली चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से इनके दरमियान इंट्रैक्शन या बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो अब इसको जो एनर्जी हम तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी बनस्बत जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी थ्योरेटिकली। तो इसको हम कहते होते हैं बॉन्ड एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट के ऊपर, बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या होती है, हम इसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक हम इसको नॉर्मली डिफाइन करते हैं एटॉमिक लेवल के ऊपर, कि हमें जब एनर्जी रिक्वायर्ड हो कि किसी भी एटम को हम क्या कर सकें, आयनाइज कर सकें। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज द स्पीशीज द एटम्स इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी, या फिर हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं द डिसअसेंबलेंस ऑफ एन किसी ऑफ एन एटम into its free electrons and nucleus is known as binding energy। ठीक हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ हम इसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट वे से डिफाइन करते हैं। तब हम ये कहते हैं द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सप्लाई टू द न्यूक्लियस टू कॉज इट्स ब्रेकेज इन द फॉर्म ऑफ देयर न्यूक्लियंस, कि जब हम इतनी एनर्जी किसी न्यूक्लियस को प्रोवाइड करें कि वो उसके न्यूक्लियंस को क्या कर दे, ब्रोक कर दे, उनको अलग अलग कर दे। मीन्स ये न्यूक्लियंस हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनको हम कहते होते हैं बाउंड एनर्जी जो होती है वो इफेक्ट करती है उसके अनपेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यानी कि वो इसके अनपेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। जितने हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते रहते हैं उतनी ही उनके अंदर क्या होते हैं, बाइंडिंग एनर्जी के चांसेस ज़्यादा होते रहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसमें से आयोनाइज करना जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिवली होता रहता है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लिया ट्रांजिशन सीरीज़ की। जब हम ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम और क्रोमियम जब तक इस तरफ हम शिफ्ट करते हैं तो उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो क्या हो रहती है, ज़्यादा होती रहती है। रीज़न ये होता है कि इनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इस तरह अप टू सोन इस तरह चलते रहते हैं उसके अंदर 3D सीरीज़ के अंदर। लेकिन जब हम इसके आगे वाले स्पीशीज़ के ऊपर जाते हैं, मीन्स मैग्नीज़, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और उसके बाद लास्ट पे जिंक, जब हम इनको देखते हैं तब हम ये कहते हैं कि इसके अंदर हमने क्या शो किया है कि हमने डिक्रीज़ देखा है। वो क्यों, क्योंकि इनके अंदर दोबारा से 4s और 3D के अंदर क्या हो जाती है, पेयरिंग स्टार्ट होने लग जाती है। तो पेयरिंग की वजह से इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती रहती है। अब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जो हमने डिस्कशन किया उसकी बाइंडिंग एनर्जी की, उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो हम आइंस्टाइन इक्वेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। E=mc² की मदद से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो होता है वो डिपेंड करता होता है उनके नंबर ऑफ़ न्यूक्लियंस के ऊपर। जो बाइंडिंग एनर्जी होगी किसी भी न्यूक्लियस की कि हम उसको तोड़ पाएँ, वो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूक्लियंस कितने पड़े हुए हैं, मीन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कितने पड़े हुए हैं, और साथ ही साथ उसका मास कितना है, इसके ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है। मेटल की डक्टाइल प्रॉपर्टीज़ और टफनेस की, ये जो डक्टाइल प्रॉपर्टी और टफनेस इन दोनों के लिए हमारे पास जो रीज़न होता है वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी ही होता है। जितनी ज़्यादा हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती रहती है ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर, उतनी ही उनकी क्या होती है, टफनेस बढ़ जाती है, क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा ही अच्छी तरह से बाउंड कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं।